नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 हिंदी में पाठ नंबर 17 सांस सांस में बांस। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे चंगल नब्बा। मतलब ये कह रहा है कि एक जादूगर हुआ करते थे जिनका नाम था चंकी चंगल नब्बा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए और जब वे जीवित थे, मतलब जब वे जिंदा तब तक उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े करतब यानी कि बड़े बड़े जादू दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। और जब मरने वाले थे तो इन्होंने लोगों से ये कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद में मुझे जब आप लोग दफनाओगे तो उसके दफनाने के छठे दिन कब्र खोदना, तुम्हें कुछ नया सा, मतलब तुम्हें कुछ बढ़िया सी अलग सी चीज़ दिखाई देगी। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकली बांस की टोकरी की कई सारी डिज़ाइन। मतलब ये है कि ये कहा जाता है कि उनके मरने के 6 दिन बाद जब उनकी कब्र को खोदा गया तो उसमें से कई सारी अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइनें निकली। किसकी? टोकरियों की। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नई डिज़ाइन भी बनाई। और लोगों ने फिर उन डिज़ाइनों को देखा, पहले तो उनकी नकल करी और फिर उन्होंने बाद में और अपने से नई डिज़ाइनें बनानी सीख ली। एक तरीके से ये कह रहा है कि भाई ये एक कहानी है जो कि किसकी? टोकरी के बनावट की शुरुआत की बात करती है। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। मतलब ये कह रहे जो बांस है वो भारत के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में बहुत भारी मात्रा में उगाया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है और जो भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ के जितने भी राज्य हैं उनमें बांस खूब देखने को मिलता है। इसीलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। और यही कारण है कि भाई वहाँ पे बांस की चीज़ें बनाने का चलन, मतलब बांस से चीज़ें बनाने का चलन भी वहाँ पर बहुत सारा है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और वहाँ रहने वाले जितने भी समुदाय हैं उनके भरण पोषण यानी कि उनके जो जीविका है उसमें जो बांस है उसका बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। अब ये कह रहे हैं इस पार्ट के अंदर जो देश का उत्तरी पूर्वी राज्य है जिसको हम कहते हैं नागालैंड, वहाँ की बात की जा रही है। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है और नागालैंड के जो रहने वाले लोग हैं उनमें बांस की चीज़ें बनाने का बहुत प्रचलन है। मतलब कि यहाँ पे बांस की चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती हैं। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से ही बन रही हैं। इसमें ये कह रहा है कि भाई इंसान ने जब तक हाथों से अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाना सीखा, मतलब पेड़ पौधे बाकी सबकी मत करके अलग अलग नायाब चीज़ें बनानी सीखी, तभी से एक तरीके से ये जो बांस की चीज़ें हैं ये बनना शुरू हुई हैं, ऐसा माना जाता है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं और ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें बनाई जा रही थी उनमें लगातार बदलाव होते रहे और अब भी उनमें बदलाव होते जा रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। और ये भी कहा जाता है कि भाई इंसान ने बांस की बुनाई जो है वो तब से सीख ली थी जब से इंसान गैदरस, मतलब ये है कि जब इंसान खेती वेती नहीं करता था और जंगलों में उसको जो कुछ भी मिलता था उसी से खा पी कर अपना पेट चलाया करता था। मतलब ये बहुत पहले के टाइम की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इंसान ने तभी से जो टोकरी है तब से बनानी सीख रखी। मतलब बांस की जो चीज़ें होती हैं जैसे टोकरी हो गई, बाकी सब चीज़ें हो गई, इंसान ने तब से बनानी सीख रखी हैं। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उन्हें ऐसी डियानुमा चीज़ें बनाई होंगी
और हो सकता है कि भाई खाना को इकट्ठा करने के लिए, मतलब भोजन इकट्ठा करके रखने के लिए उन्होंने ऐसी अलग अलग बांस की चीज़ें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। और इसमें ये कह रहा है कि क्या पता, हो सकता है भाई कोई चिड़िया हो, किसी व्यक्ति ने उसके घोंसले का आकार देखा, अब उसको वो आकार थोड़ा समझ में आया और उसने टोकरियाँ और बाकी सब सामान उसी आकार में बनाना शुरू कर दिया। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियां से ढेरों चीज़ें बनाई जाती हैं। इसमें ये कह रहा है कि भाई बांस से सिर्फ और सिर्फ टोकरी नहीं बनती है, बल्कि उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, फूल और खिलौने भी। मतलब ये कह रहा है कि भाई बांस से कई सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि चारपाई हो गई, टोपी हो गई, टोकरी हो गई, खिलौना हो गया, बर्तन हो गए, फर्नीचर हो गए, कई सारी चीज़ें बांस से हमारी बनती हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। अब ये कह रहा है भाई असम के अंदर ऐसे ही एक जाल बहुत मशहूर है जो कि बांस से बनता है, उसको हम लोग जकाई कहते हैं, उससे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। इसमें यह कह रहा है कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और उनको पकड़ने के लिए या फिर तो इसको पानी की सतह पर रख देते हैं या फिर इसको पानी की सतह पर रख के धीरे धीरे खींच खींच के चलते हैं। बांस की खपच्चियों, एक सेकेंड, बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। और जो बांस की खपच्ची, देखिए यहाँ पे बांस की खपच्ची की बात कर रहा है, मतलब एक तरीके से ये है कि भाई जो बांस उसको बहुत ही पतला पतला सा काटा गया है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है कि भाई जो बांस की खपच्ची हैं उनको इस तरीके से बांधा जाता है कि वो एक शंकु सा आकार ले। शंकु सा आकार, इस आकार को कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग शंकु सा आकार कहते हैं, ठीक। ये शंकु सा आकार मतलब ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला, इसको हम लोग शंकु का आकार कहते हैं। चलिए, इस शंकु का ऊपरी सिरा अड़ाकर होता है। मतलब ये कह रहा है कि भाई ऊपर जो इसका सिरा होता है, ऊपरी सिरा, वो कैसा होता है, अड़ाकार होता है। अड़ाकार यानी कि इस प्रकार से खूब खुला खुला सा होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे से गुंदी हुई होती हैं, और जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पे जो खपच्चियाँ क्या होती है, एक दूसरे से गुंदी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं, और जो खपच्चियाँ हैं इससे अलग अलग प्रकार की टोपी भी बनाई जाती है। असम के चाय के बागानों के चित्र में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे, और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। इसमें ये कह रहा है भाई जो असम के चाय के बागान हैं वहाँ पे तुम्हें लोग ऐसे ही टोपी पहने दिख जाएंगे, और उनके पीठ पे जो बड़ी सी टोकरी बंधी रहती है वो भी बांस की खपच्चियों से ही बनाई जाती है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, मतलब ये कह रहा है जुलाई से अक्टूबर तक खूब सारी बारिश होती है, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहे आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। और इसीलिए भाई देखो, अगर खूब बारिश हो तो बारिश में आप घर के बाहर जाके कोई काम करोगे नहीं, तो वही कह रहा है कि भाई जुलाई से लेकर अक्टूबर तक खूब बारिश होती है, मतलब लोगों के पास में खूब समय होता है कि वो आसपास के जंगलों से बांस को लेकर आएँ और उससे नई नई चीज़ें बना सकें। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि आमतौर पे अपने जो सामान है उसको बनाने के लिए ये लोग 1 से 3 साल तक का जो बांस होता है उसको उसको काटते हैं। बूढ़ा बांस सख्त होता है और टूट भी तो जाते हैं। और इसमें ये कह रहा है कि भाई बूढ़े बांस को नहीं काटा जाता है, क्योंकि भाई जो बूढ़ा बांस है ये बहुत ही, इसकी जो लकड़ी है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, और इस वजह से इसको अगर आप काट रहे हो या छील रहे हो तो हो सकता है पूरा पूरा टूट जाए, बेकार हो जाए। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। अब जो बांस है उससे जो भी शाखा और पत्ती, देखिए पत्ती इन सबको क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इसके बाद ऐसे बांस को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती हैं, और फिर वो लोग ऐसे बांस को चुनते हैं जिसमें जो गांठें हैं वो हमारी बहुत दूर दूर होती हैं। देखिए जो बांस है, आपने अच्छा गन्ना देखा है कभी? गन्ना, तो जिस प्रकार से गन्ने में गांठें होती हैं वैसे बांस के अंदर भी गांठें होती हैं, ठीक है।
तो इसमें यही कह रहा है कि भाई चीज़ों को बनाने के लिए ऐसे बांस को चुना जाता है जिसमें जो गांठें हैं वो बहुत ही दूर दूर हों। दांव यानी कि चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू या चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो आप देख रहे हो चांद जैसा सा मुड़ा हुआ चाकू होता है और इससे इन बांस को बढ़िया से छील के क्या तैयार किया जाता है, खपच्चियों को तैयार किया जाता है। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है और कितनी लंबी खपच्ची बनानी है उसकी लंबाई ये लोग पहले से ही तय कर लेते हैं। उस लंबाई में लोग काट पीट के उसको तैयार करते हैं। मसलन आसन जैसे छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस की हर एक गठन बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। मतलब ये कह रहा है कोई छोटी चीज़ बनानी, जैसे चटाई वटाई बनानी हो तो उसके लिए उसको हर एक जो गांठ होता है उससे काट लिया जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाएं। लेकिन टोकरी बनाने के लिए भैया टोकरी लंबी होती है तो इसलिए हो सकता है 2 या 3 गांठें एक साथ ही में मतलब लंबी लंबी काट के बना ली जाएं। यही यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। मतलब यह है कि भाई कहाँ से कटेगी कहाँ से नहीं कटेगी ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है और साथ में आप जो भी चीज़ बना रहे हो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि लंबाई के हिसाब से ये लोग खपच्चियाँ बनाते हैं। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है और आमतौर पर जो खपच्चियाँ हैं उनकी जो चौड़ाई है उसको 1 इंच तक रखा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रखा जाता है। चौड़ी खपच्चियाँ किसी भी काम की नहीं होती हैं। जितनी ज़्यादा चौड़ी खपच्ची होगी वो उतनी ज़्यादा एक तरीके से कहो तो बेकार होती है। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं और अगर कहीं चौड़ी खपच्ची होती भी है तो उनको बीच से चीरकर मतलब बीच से फाड़कर पतली पतली खपच्चियों में बदल दिया जाता है। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। जो पतली खपच्चियाँ हैं बहुत ही लचीली यानी कि सॉफ्ट होती हैं, आराम से मुड़ सकती हैं। खपच्चियाँ चीरना खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। अब यह भाई जो खपच्चियाँ चीरना है वो उस्तादी का मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिसने कि काफ़ी अच्छे से काम सीख रखा है उसका काम होता है। कोई भी नौसिखिया इस काम को नहीं कर सकता है। हाथ की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। और अगर कोई व्यक्ति है जिसने सीखा नहीं है, मतलब यह है कि उसकी हाथ की कलाकारी उतनी अच्छी नहीं है, उसने अच्छे से नहीं सीखा है, तो जो खपच्चियों की मोटाई है वो उसको बराबर नहीं रख पाएगा। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है और इस हुनर को पाने में यानी कि खपच्चियों को कैसे काटना है ये सीखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना ज़रूरी है और टोकरियां बनाने से पहले जो खपच्चियाँ हैं इनको चिकना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ फिर दांव काम आता है और यहाँ पे इसके लिए जो दांव है उसका काम लिया जाता है। खपच्चियाँ बाएं हाथ में होती हैं और दांव दाएं हाथ में, और जो दांव है उसको दाएं हाथ में रखते हैं। दाएं का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है जबकि तिरजनी दांव के एकदम नीचे होता है। मतलब यही कह रहा है कि भाई एक किस तरीके से किया जाता है, बांस पकड़ा उसको चिकना करने के लिए क्या किया जा रहा है, जो इनका चाकू नहीं था ऐसे चांद से शेप का जिसको ये लोग दांव बोलते हैं, ठीक है, तो उस चाकू को रख देते हैं किसके ऊपर, खपच्ची के ऊपर मतलब बांस के ऊपर, और नीचे अंगूठा या किसी उंगली से दबाते हैं और फिर वो उसको खींचते हैं। ठीक है, खींचने से क्या होता है कि भाई जो ऊपर का हिस्सा है वो चाकू से रगड़ रगड़ के कैसा हो जाता है, खिंच के कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ की जा रही है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है और बाएं हाथ से खपच्ची को क्या किया जाता है, बाहर की ओर खींचा जाता है। दायां अंगूठा दांव को अंदर की ओर दबाता है और दांव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए खिंचाई करता है। मतलब यही कह रहा है कि भाई जो दाएं मतलब जो आपके जिस हाथ से आपने खपच्ची कह रहा हूँ दांव पकड़ रखा है उसका अंगूठा आपको किसके ऊपर, दांव के ऊपर रखना है, जिससे कि वो क्या बनाएगा, दबाव बनाएगा किसके ऊपर, खपच्ची के ऊपर। और फिर जब आप उसको खींचोगे तो उस दबाव के कारण वो बढ़िया से घिसेगा। ठीक,
जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, और जब तक जो खपच्ची है एकदम से बढ़िया से चिकनी नहीं हो जाती तब तक यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इसके बाद होता है खपच्चियों की रंगाई। इसके बाद में जो खपच्चियाँ हैं उनको रंगा जाता है, मतलब ये किसी और रंग में, अगर आपको टोकरी या कोई और चीज़ बुननी है तो उस रंग में आपको उसको रंगना होगा। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्ती आदि का उपयोग किया जाता है। और इसके लिए ज़्यादातर किसका, जो गुड़हल हो गया और जो इमली की पत्तियाँ होती हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा कर रखा जाता है। और अगर काला रंग चाहिए होता है तो इन खपच्चियों को आम की छाल में लपेट देते हैं और फिर उसको मिट्टी में दबा के कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं। जब कुछ दिनों बाद उसको खोल के दोबारा से निकाला जाएगा तो वो अपने आप काले रंग की पड़ गई होगी। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। अब ये कह रहा है भाई बांस को वैसे ही बुना जाता है जैसे किसी और चीज़ को बुना जाता है, जैसे चारपाई को बुना जाता है, कुर्सी को बुना जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो बांस है उसकी भी बुनाई की जाती है। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। यहाँ पे ऊपर चित्र है, यहाँ फिलहाल है नहीं। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई खपच्चियों को कैसे आड़ा तिरछा रखा जाता है, मतलब ऐसे इस तरीके से कुछ होंगी और फिर इस तरीके से कुछ होंगी, ठीक है। और उसके बाद एक के ऊपर एक, फिर इसके ऊपर, फिर ये वाला, फिर इसके ऊपर, फिर ये वाला, फिर इसके ऊपर ये वाला, ऐसे करके किनको क्या किया जाता है, बुना जाता है, ठीक। फिर बानों को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, मतलब यही कह रहा है। उसके बाद में इसको क्या ऐसे ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिज़ाइन बनता है। इससे कैसे चेक का डिज़ाइन बनता है? चेक का डिज़ाइन कौन सा डिज़ाइन होता है? चेक का डिज़ाइन जो इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बनता है उसको हम लोग चेक का डिज़ाइन कहते हैं। ऐसा इस डिज़ाइन को चेक का डिज़ाइन कहा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है? चेक का डिज़ाइन बनता है। टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। मतलब ये है कि भाई आपको टूल बनाना है या कोई और प्रकार की डिज़ाइन बनानी है तो उसके लिए ये जो हमारी डिज़ाइन है, इस तरीके से बुनने का तरीका है, इसमें बदलाव करने को कहा जा रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप बदलाव कर सकते हो। मतलब ये है कि भाई 1 2 3 पहले इस वाले को पलट लो, फिर ये जो हमारी खड़ी वाली है फिर उसको इधर से ऐसे करके पलट लो। मतलब ये कि अलग अलग तरीके से आप पलट के, अलग अलग तरीके से आप बुन के नई नई डिज़ाइनें बना सकते हो। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंद लिया जाता है या फिर कटे सिरों के नीचे की ओर मोड़ कर फंसा दिया जाता है। इसमें ये कह रहा है कि भाई जो टोकरी का सिरा है उसकी जो खपच्ची हैं उसको या फिर तो चोटी की तरह गूंद लेते हैं और या फिर तो उसको जो सिरे हैं उनको नीचे फंसा कर या फिर नीचे मोड़ कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहे तो बेचो या घर पर ही काम ले लो, और चाहो तो इस टोकरी को बेचो, चाहो घर पे ही काम लो। तो ये है पूरा पूरा चैप्टर। चलिए, ये थोड़ा टफ था तो मैं एक बार आपको इसका रिवीजन करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। देखिए, तो इस चैप्टर के अंदर बांस का कितना, मतलब बांस से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। खासकर नागालैंड के क्षेत्र के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो चाय के बागानों में काम करने वाले लोग हैं, आपने उनके कई सारी तस्वीरें देखी होंगी और उन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि भाई उन्होंने कई सारी अलग अलग प्रकार की टोपियाँ और टोकरियाँ लाद रखी हैं। तो वो सब किससे बनती हैं? बांस से बनती हैं, ठीक। और साथ में इस चैप्टर में ये भी कह रहे हैं कि भाई जो बांस है उसका इस्तेमाल इंसान ने बहुत पहले, शायद जब वो खाना बटोरने का, मतलब से घूम घूम के खाना बटोरने का काम किया करता था, हो सकता है तब से इंसान ने सीख लिया हो। बांस से इंसान तब से बहुत सारी चीज़ें बनाता आ रहा है जो कि उसके काफ़ी सारे काम आती है। और इसमें ये भी बताया है कि भाई बांस से आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको खपच्ची बनानी पड़ती है। और खपच्ची कैसे बनानी पड़ती है? खपच्ची बनाने के लिए जो जवान बांस, मतलब जो नया बांस होता है जो कि 1 से 3 साल के अंदर का होता है, उस बांस को चुना जाता है और फिर उसकी चीर फाड़ करके पतली पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। और फिर इन खपच्चियों को गूंद कर या फिर बुन कर अलग अलग चीज़ें, जैसे कि टोपी हो गई, टोकरी हो गई, खिलौने हो गए या कोई और जो सामान है उसको बनाया जाता है। बांस से हमारी कई सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, बर्तन हो गए, चटाई हो गई, ये सब किससे बनती है? बांस से बनती है। तो कुल मिला के हमारे चैप्टर के अंदर यही दे रखा है कि भाई बांस का क्या प्रयोग होता है, बांस को मतलब बांस को कैसे हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। चलिए,
तो अब ज़रा हम लोग प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, बांस को बूढ़ा कब कहा जाता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है या युवा बांस में नहीं पाई जाती है? तो भाई इसका उत्तर होगा 3 साल से, एक सेकेंड, 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा बांस कहा जाता है। बूढ़ा बांस सख्त होता है और टूट भी जाते हैं, जबकि युवा बांस मुलायम होते हैं और उन्हें सामान बनाने के लिए किसी भी तरह से मोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? मतलब ये कह रहा है कि भाई बांस से कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो आपको बांस से बनाई जाने वाली सबसे आश्चर्यजनक चीज़, मतलब आपको सबसे अचंभे में डालने वाली चीज़ कौन सी लगी और क्यों? तो जो भी आपको चीज़ लगी हो यहाँ पर लिख दो। अगला प्रश्न है, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? तो इसका उत्तर है, भोजन के लिए उसे एक सेकंड, इसमें एक लाइन आप लोग और लिख लीजिएगा कि हो सकता है जब मनुष्य भोजन इकट्ठा किया करता था तब से उसको जो बांस से चीज़ें बनाना है वो उसने आरंभ किया होगा। उसके बाद फिर आप ये लाइन लिख सकते हो कि वे भोजन के लिए उसे किसी डलिया नुमा वस्तु की ज़रूरत पड़ी होगी, तभी उसने बांस की बुनाई से डलिया बनाई होगी। बाद में मानव कलात्मक वस्तुएं बनाने लगा होगा। ठीक है, तो ये आप इसमें उत्तर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, हाँ, अगला प्रश्न है, बांस से विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किसी भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। मतलब ये कह रहा है कि भाई बांस से जो विभिन्न उपयोग हैं, बांस के जो अलग अलग उपयोग होते हैं, उनसे संबंधित जो जानकारी है वो देश के किस भूभाग से मतलब संबंध रखती है, वो आपको एटलस में देखना होगा। तो एटलस क्या होता है बेटा? एटलस हमारी एक प्रकार की बुक होती है जिसमें नक्शे अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें बांस के बेस पे बनाया हुआ एक नक्शा अभी दिख जाएगा। अगला है निबंध से आगे। देखिए इस प्रश्न के अंदर ये दिया है कि भाई इस चैप्टर के अंदर यानी इस पार्ट के अंदर बांस से जुड़े हुए कई उपयोग बताए गए हैं। अब नीचे हमारे कुछ व्यवसाय दे रखे हैं अलग अलग, उसमें आपको बताना है भाई बांस का क्या क्या इस्तेमाल होता है। जैसे कि संगीत है हमारा, संगीत के अंदर क्या होता है? संगीत के अंदर भाई जो बांसुरी है वो बांस की बनती है, गिटार विटार ये सब लकड़ी बांस के बनते हैं। ठीक है, मच्छर जो मच्छरदानी लगाई जाती है वो किसके? बांस के डंडों पे अक्सर लोग लगाते हैं, है कि नहीं? फर्नीचर भी हमारा बांस की कई सारी चीज़ें, जैसे कि बांस की आपको कुर्सी बनी दिख जाएगी, बांस की सीढ़ी बनी दिख जाएगी, बांस की कई सारी चीज़ें बनती हैं, है कि नहीं? अच्छा, और ये जो बचे 2 ऑप्शन है ये आप खुद से इसमें करने की कोशिश करना। अगला इसमें प्रश्न है, इन लेख में दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। मतलब ये कह रहा है कि भाई इस लेख के अंदर रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए किसका? बांस का इस्तेमाल होता है, इसका उल्लेख दिया गया है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोगी कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? अब ये कह रहा है भाई नीचे जो चीज़ें दे रखी हैं बताओ उनसे रोज़मर्रा की कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो पहला हमारा चमड़े से क्या बनता है? जूता। घास के तिनकों से क्या बनता है? टोकरी। पेड़ की छाल से क्या बनता है? कागज़। गोबर से क्या बनता है? उपले। और मिट्टी से क्या बनते हैं? बर्तन बनते हैं मिट्टी के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविज़न के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है? मतलब ये कह रहा है कि भाई जिन जगहों में सांस में बांस बसा हुआ है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बांस की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसी चीज़ों के प्रति तुम्हारे मन में किस प्रकार की एक छवि बन रही है, किस प्रकार की चित्र या फिर तस्वीर उभर रही है, वो तुमको यहाँ पे अपने शब्दों में लिखना होगा। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। देखिए यहाँ पे पाठ से एक थोड़ा सा हिस्सा दिया हुआ है और फिर उस हिस्से से जुड़े हुए कुछ सवाल दिए हैं। तो पहले तो हम लोग इस हिस्से को समझ लेते हैं, फिर हम लोग इन सवालों को कर लेंगे। जैसे कि यहाँ हिस्से में दिया हुआ है कि भाई मछली पकड़ने के लिए यहाँ पे मतलब ये जो एक जाला बनाया जाता है, किससे? हमारा बांस के जो खपच्चियाँ होती हैं उनसे एक जाला बनाया जाता है मछलियों को पकड़ने के लिए। ठीक, और इस जाल को क्या किया जाता है? इस जाल को पानी की सतह पर रख दिया जाता है या फिर धीरे धीरे चल के इस जाल को
खींचा जाता है। और ये किससे बनती हैं? ये बांस की खपच्चों द्वारा ये हमारी बनती हैं। और ये एक शंकु आकार की होती है। किस आकार की होती हैं? ये शंकु आकार की होती हैं। और इस शंकु आकार का जो ऊपरी सिरा है वो अड़ाकार होता है और निचला सिरा नुकीला होता है। और ये जो निचला सिरा है ये खपच्चों के एक दूसरे के ऊपर, मतलब यहाँ पे खपच्चें एक दूसरे के ऊपर गूंथी जाती हैं। ठीक है, तो ये है इस पूरे का मतलब। तो चलो अब इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो पहले इसमें ये कह रहा है कि बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका पाठ है, शंकु के आकार के जाल में से पानी सफलता से निकल जाता है। मछलियाँ इसके छिद्रों से बाहर नहीं निकल पाती। यह थोड़ा गहरा होता है, अतः मछलियाँ इसके तल में ही रह जाती हैं और उछलकर बाहर नहीं आ पाती हैं। देखो, इसमें ये कह रहा है कि भाई जो ये शंकु का आकार का जाल बना होता है, इसके जो निचला हिस्सा होता है वो ऐसे होता है कि भाई उसमें पानी आराम से निकल जाए, लेकिन जो मछलियाँ हैं वो वहीं पे फंस के रह जाती हैं। और क्योंकि ये लंबा भी होता है तो मछलियाँ वो कूद के भी उसका जाल के अंदर से नहीं निकल सकती। अगला प्रश्न है, शंकु के ऊपरी हिस्सा आड़ाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? इसका उत्तर है, शंकु का ऊपरी हिस्सा आड़ाकार होता है तो नीचे का हिस्सा नुकीले, या यहाँ पतले लिखा है वैसे नुकीले कर लेना, ठीक है, नुकीले वर्ताकार का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? तो उसका उत्तर है, धीरे धीरे चलकर जाल को खींचे जाने पर मछलियां जाल में आराम से फंस जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द पर गौर। ठीक है, इन वाक्यांशों को वाक्य में प्रयोग, मतलब ये कह रहा है भाई ये ऊपर हमारे वाक्यांश दिए हैं, आपको इन वाक्यांशों की मदद से वाक्य बनाने होंगे। जिसकी मैंने देखिए 3 बना दिए हैं, आपको खुद से बनाना है पहले के 3। पहला कौन सा है? तुम्हारी हाथ की कलाकारी कमाल की है। दूसरा है, घनघोर बारिश से सब बह गया। तीसरा है, उसकी बुनाई का सफ़र कमाल का है। तो ये 3 मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी ये आपको खुद से करने होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक सेकेंड, अगला प्रश्न है हमारा व्याकरण। देखिए व्याकरण के अंदर क्या कह रहा है, भैया जो बुना शब्द है ये हमारा बुन आवट शब्द से बना हुआ है। ऐसे करके जो नीचे हमारे बाकी दे रखे हुए हैं शब्द, आपको इनको ऐसे तोड़ना है और फिर इनका मतलब समझ के वाक्यों में इनका प्रयोग करना है। तो ये लो, मैंने आपके लिए यहाँ पे इन सबको तोड़ रखा है। रही बात वाक्यों में प्रयोग की, तो वो आप लोग खुद से कर सकते हो। अगला प्रश्न है, नीचे पाठ के कुछ वाक्य दिए हैं, मतलब ये कह रहा है भाई नीचे कुछ पाठ के वाक्य दे रखे हैं। कौन कौन से वाक्य हैं? जिसकी पहला है, वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। हम यहाँ बांस की 1-2 चीज़ों का जिक्र कर पाए हैं। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। और अगला जो वाक्य है वो है, खपच्चों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनती हैं। रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग अलग ढंग से लिखो। मतलब ये कह रहा है कि भाई अब आपको क्या रखना है, इन बातों को अलग अलग, जो ऊपर हमारे बात ये 4 दे रखी हैं, इनको अलग अलग प्रकार से लिखना है। लेकिन लिखते समय जो ये रेखांकित शब्द हैं, जैसे चलन हो गया, जिक्र हो गया, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब इन सबको आपको वाक्य के अंदर रखना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? तो भाई तर्जनी हाथ के अंगूठे के साथ वाली उंगली को कहते हैं। बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? तो भाई बाकी उंगलियों को मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा और अनुष्ठा कहते हैं। सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो, कक्षा में सभी अपने साथियों और शिक्षकों को बताओ। तो ये लो भाई मैंने बता दिया है ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं कह रहा है, लास्ट वाले में ये कह रहा है कि भाई आपको इनको पंक्ति में लगाना होगा, मतलब कि उसमें ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक है।